हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इनकम टैक्स की आज की इस वीडियो में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है डिडक्शंस का। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं डिडक्शन के टॉपिक को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। सो जो भी हाउस प्रॉपर्टी में जो डिडक्शंस होती है वो इनकम टैक्स की सेक्शन 24 जो है वो कवर करती है। तो ये जो डिडक्शंस है हाउस प्रॉपर्टी में, इन डिडक्शंस को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो पहली जो डिडक्शंस होती है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है जो कि सेक्शन 24A कवर करती है, और जो सेकंड डिडक्शंस है वो इंटरेस्ट ऑन होम लोन या हाउस लोन की जो डिडक्शंस है वो होती है जो कि सेक्शन 24B कवर करती है। तो आइए वन बाय वन करके इन दोनों डिडक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो डिडक्शंस है वो स्टैंडर्ड डिडक्शंस है जो कि सेक्शन 24A कवर करती हैं। अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस दिस डिडक्शन इज नॉट अलाउड, राइट। यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब ये हो गया कि अगर यदि जो पर्सन है वो उस मकान को खुद के रहने में यूज करता है तो ऐसी कंडीशन में जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो अलाउड नहीं होती। जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस है वो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में जो है वो डिडक्टेबल होती है। तो फॉर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी और डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी 30% ऑफ एनुअल वैल्यू इज अलाउड एज स्टैंडर्ड डिडक्शंस फॉर द एक्सपेंसेस ऑन हाउस प्रॉपर्टी। यानी कि अगर यदि आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है या वो प्रॉपर्टी डीम्ड टू बी लेट आउट है, इस टॉपिक को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। डीम्ड टू बी लेट आउट का मतलब क्या होता है? अगर यदि वो प्रॉपर्टी लेट आउट है या डीम्ड टू बी लेट आउट है, ऐसी कंडीशन के अंदर जो भी हाउस की वैल्यू, एनुअल वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हमने जो सेकंड पार्ट था हाउस प्रॉपर्टी का उसमें एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन हम डिस्कस की थी, तो उस एनुअल वैल्यू में से हम 30% जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शंस अलाउड करेंगे। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आपको ये और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। मिस्टर एक्स के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन जो है वो 65,000 रुपीज़ है और जो फेयर रेंट है 70,000 है। ओके, द बिल्डिंग इज लेट आउट ऑन ए एनुअल रेंट ऑफ रुपीज़ 9,000 पर मंथ। यानी कि जो हाउस प्रॉपर्टी है वो 9,000 पर मंथ पे जो है वो लेट आउट की गई है। Mr. X paid municipal tax of rupees 2,000 for the entire building in the previous year। उन्होंने 2,000 रुपीज़ का जो है म्यूनिसिपल टैक्स पे पेड किया है मिस्टर एक्स ने, और अनरियलाइज रेंट है वो 9,000 रुपीज़ है प्रॉपर्टी का। कंडीशन ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड, यानी कि जो कंडीशन है अनरियलाइज रेंट से रिलेटेड वो जो है सेटिस्फाई हो रही है, और हाउस जो है वो 3 मंथ के लिए वेकेंट रहा है, और हमने जो है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो एक बार हम यहाँ पर जो है कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सपेक्टेड रेंट का आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं सेकंड पार्ट में। तो एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो हायर होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट होता है। तो इस कंडीशन में जो एक्सपेक्टेड रेंट आएगा वो 70,000 आ जाएगा हाउस का। ओके, अब हाउस जो है वो 3 मंथ के लिए वेकेंट रहा है। तो 3 मंथ के लिए वेकेंट रहा है तो इसका मतलब 9 मंथ का जो है हम रेंट लेंगे। तो 9,000 के अकॉर्डिंगली 9 मंथ का रेंट जो है 81,000 जो है वो आपका एक्चुअल रेंट बनता है, राइट। अब आगे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, एक्सपेक्टेड रेंट रहा आपका 70,000 हायर बिटवीन म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। ओके, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड फॉर 9 मंथ इज 81,000। तो जो ग्रोस एनुअल वैल्यू उस हाउस की रहेगी वो 81,000 रुपये रहेगी, जो कि एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में देखते हैं जो ग्रोस एनुअल वैल्यू है वो हाउस की 81,000 रुपये आएगी। इसके बाद जो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर ड्यूरिंग द ईयर 2,000 रुपीज़ एंड अनरियलाइज रेंट कंडीशन ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड, ये दोनों घट जाएंगे। ओके, तो ये 70,000 रुपये जो है मकान की एनुअल वैल्यू आ जाएगी। अब हमने लेस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, यानी कि जो 30% हमारी एनुअल वैल्यू 70,000 आई है तो उसमें से 30% जो है वो आपका 21,000 आएगा, वो हमने लेस कर दिया। तो जो टैक्सेबल इनकम हाउस के लिए जो आएगी वो 49,000 रुपीज़ आएगी। तो ये होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 30% ऑफ एनुअल वैल्यू जो है हम कैलकुलेट करते हैं।
आई थिंक क्लियर होगी आपको ये फर्स्ट डिडक्शंस। अब इसके बाद जो सेकंड डिडक्शन आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउस प्रॉपर्टी का। इसको आप प्लीज अच्छे तरीके से आप इसको मतलब समझ लेना। इंटरेस्ट ऑन लोन इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस, यानी कि जो आपने हाउस के रिगार्डिंग लोन ले रखा है उस लोन के रिगार्डिंग ये डिडक्शन मिलती है। ये सेक्शन 24 भी जो है वो कवर करती है। अब क्या किस चीज के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस, सेक्शन 24 भी इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन, यानी कि किसी भी पर्पज के लिए आपने मकान के लिए जो है वो लोन ले रखा है, इज अलाउेबल एज ए डिडक्शन, यानी कि डिडक्शंस के रूप में जो है वो अलाउड होती है। सच डिडक्शन इज अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप इंटरेस्ट की पेमेंट करें। अगर वो एक्रू हो जाता है इंटरेस्ट, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है वो आपको इंटरेस्ट जो है वो अलाउड होता है, यानी कि पेमेंट बेसिस पे नहीं, ये एक्रूअल बेसिस के ऊपर अलाउड होता है। इसके लिए हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो वो प्रोसीजर किस तरीके से होता है, तो इंटरेस्ट जो है हाउस प्रॉपर्टी में दो टाइप से होता है। एक तो जो इंटरेस्ट आप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो है वो पेमेंट करते हैं। अभी मान लीजिए आपका प्रीवियस ईयर जो है वो 2019-20 है, ओके। तो 2019-20 जो प्रीवियस ईयर है उसमें जो आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, तो उसके इंटरेस्ट की जो है आपको फुल डिडक्शन अलाउड होती है, यानी कि इंटरेस्ट फॉर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इज अलाउड एज ए फुल डिडक्शंस। क्लियर होगी बात। यानी कि मान लीजिए अगर आपका 2019-20 के स्टार्टिंग में आपका 10 लाख रुपीज का मान लीजिए हाउस लोन है और वो पेंडिंग है, आपने कोई भी अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट नहीं की है, प्रिंसिपल अमाउंट, और ड्यूरिंग द ईयर अगर यदि आपने मान लीजिए 80,000 रुपीज का जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट किया है, ठीक है ना। अगर ये 2019-20 का जो है आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया है 20,000 रुपीज, सॉरी 80,000 रुपीज, तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के लिए जो है वो 80,000 रुपीज को आपको जो है वो डिडक्शन मिल जाएगी इंटरेस्ट की। अब इसके बाद जो सेकंड जो चीज आती है जो कैलकुलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट बनती है, वो बनती है इंटरेस्ट ऑन लोन पेड फॉर प्री एक्विजिशन और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, अगर यदि आपने प्री एक्विजिशन या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के ड्यूरिंग अगर यदि आपने हाउस लोन के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट की है तो उसकी भी डिडक्शन मिलती है। तो इसकी डिडक्शन कैसे मिलती है, कोई भी इंटरेस्ट अगर यदि आप पेमेंट करते हैं तो उसकी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको डिडक्शन मिलती है। क्लियर होगी, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, यानी कि जितना भी प्री कंस्ट्रक्शन का जो इंटरेस्ट बनता है उसको जो है हम 5 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देंगे और हर साल जो है आपको ये डिडक्शन मिलेगी। कब से मिलेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यानी कि उस साल से स्टार्ट होगी इन विच द हाउस इज कंस्ट्रक्टेड और परचेज्ड, यानी कि जिस साल में आपने मकान को खरीद लिया या बनवा लिया है उस साल से ये स्टार्ट होती है और 5 सालों तक 1/5 की जो है वो इंस्टॉलमेंट मिलती है। अब इसमें हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे आगे देखते हैं हम इसके। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है क्या होता है और कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो स्टार्ट होता है वो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ बोरिंग, यानी कि जिस डेट को आपने लोन लिया है वहां से ये स्टार्ट होता है, ठीक है ना। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट उसी दिन से पेमेंट करना स्टार्ट करते हैं जिस दिन आप उस अमाउंट को बोरो करते हैं, हाउस के लिए जो अमाउंट को बोरो करते हैं। तो स्टार्ट कब से होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ बोरिंग, राइट। उसके बाद एंड कब होता है, एंडिंग ऑन 31 मार्च, immediately prior to the date of completion of construction, date of acquisition or date of repayment of loan, whichever is earlier। ठीक है, एंड कब होएगा, ये जिस साल में आपका वो कंप्लीशन हो जाता है उससे ठीक पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसके 31 मार्च को ये कंप्लीट माना जाएगा। मान लीजिए अगर यदि ये आपका हाउस जो है वो जून 2019 में कंप्लीट हो जाता है तो ये कौन सा ईयर हुआ, 2019-20 ईयर हुआ। तो 2019-20 का मतलब क्या है कि उससे पहले का क्या मतलब 2018-19 का कब, 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च 2019 को जो है ये पीरियड जो है आपका कंप्लीशन पीरियड माना जाएगा। यहाँ पर जो है यहाँ तक जो आपका पीरियड है वो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपने इसमें कंसिडर करना है।
क्लियर होगी बात ये, यानी कि जिस पर्टिकुलर टाइम, जिस पर्टिकुलर ईयर में आपका वो मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, उससे पहले वाले साल के लिए जो है वो 31 मार्च का डेट जो है वो आपके लिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाएगा। अगर यदि आप लोन पहले पेमेंट कर देते हैं तो हम वो लोन वाली जो डेट जो होती है वहां तक का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यदि हम देखते हैं कि एक लोन जो है किसी पर्सन ने लिया है 1 Feb 2014 को एंड डेट ऑफ कंप्लीशन जो है 31 मार्च 2016 है, ठीक है। इन दिस केस जो कंस्ट्रक्शन पीरियड रहेगा वो 1 फरवरी 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 तक, मतलब 14 मंथ रहेगा, बिकॉज जो कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है प्रीवियस ईयर 2015-16 में। क्लियर हो गया, ठीक है ना। कैसे, आप देखिए, जब ये आपका 31 मार्च 2016 को कंप्लीट हुआ है तो इसका मतलब आपका कोई भी फाइनेंशियल ईयर है वो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2015 से लेकर, और ये जो फाइनेंशियल ईयर जो चलेगा वो आपका 31 मार्च 2016 तक चलेगा। तो इस साल में आपका ये कंप्लीशन माना जाएगा, यानी कि 31 मार्च 2016 में कंप्लीट हुआ है तो ये माना जाएगा 2015-16 में आपका प्रीवियस ईयर में हाउस जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो इससे ठीक पहले वाला जो है आप 31 मार्च लेंगे, 31 मार्च 2015 ये आप ही लेंगे, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी कि 1 अप्रैल 2015-16 लेंगे तो 31 मार्च 2016 हो गया, और आपने लोन कब लिया है 1 Feb 2014 को, तो 1 Feb 2014 से लेकर और 31 मार्च 2015 तक जो है ये 14 मंथ जो है ये कैलकुलेट होकर आते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये वाला जो है टाइमिंग ले लेना है, जो 14 मंथ है ये आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका कैलकुलेट होकर आएगा। मतलब फिर से क्लियर कर लीजिए इस चीज़ को माइंड में कि जिस भी प्रीवियस ईयर में आपका मकान कंप्लीट होता है उससे इमीडिएटली प्रायर वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके 31 मार्च तक का जो है वो पीरियड जो है वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट होएगा। यानी कि 1 अप्रैल 2000 जैसे हमने यहाँ पे 15 और 16 लिया है, इस टाइमिंग में मान लीजिए किसी भी टाइम में कंप्लीट होता है तो ये 31 मार्च 2015 तक का टाइम लिया जाएगा, चाहे वो आपका जुलाई 15 में हो, अगस्त 15 में हो, मार्च 15 में, मार्च 16 में हो, यानी कि 31 मार्च 16 तक का भी अगर यदि टाइम रहेगा तो भी ये आपका 31 मार्च 2015 इसमें हम कंसिडर करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में हमेशा जो है वो गलती आएगी। आप जो प्री कंस्ट्रक्शन का जो भी पीरियड है वो उसको आप जो है अच्छे तरीके से कैलकुलेट करें, राइट। अब एक पॉइंट को हम और देख लेते हैं, इसमें 2-3 पॉइंट से आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जो है वो एक पर्सन ने जो लोन लिया है वो 31 जनवरी 2015 को लिया है, एंड जो कंप्लीशन डेट है वो आती है आपकी 1 अप्रैल 2017। तो अब देखिए 1 अप्रैल 2017 आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया वो हो गया आपका 31 मार्च, हम इसमें ले लेंगे 2018, यानी कि 17-18, ठीक है ना। ये 1/4/2017 से लेकर और ये वाला पीरियड जो है 17-18 जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया। तो यहाँ पर हम जो कैलकुलेट करेंगे वो टाइम हम कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च 2016 तक का, ठीक है। तो 31 मार्च 2016 तक का देखिए, अगर यदि आप जनवरी 2015 से लेकर और 31 मार्च 2017 आएगा, ये यहाँ पे ये 2017 आएगा, क्योंकि ये 17-18 है ना, तो 31 मार्च 2017 आएगा। तो 31 मार्च 2017 तक अगर यदि हम लेंगे तो ये आपके 26 मंथ जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाते हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में 2017-18 में कवर हुआ है ना, तो ईयर तो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो हम उससे पहले वाला ईयर जो है आपका 31 मार्च हम इसमें लेंगे। क्लियर। अब एक और पॉइंट में हम देख लेते हैं, मान लीजिए 30 जून 2016 को लोन लिया है एंड जो कंप्लीशन डेट है वो 30 नवंबर 2017 है। तो यहाँ पर भी जो आपका ईयर ऑफ कंप्लीशन है वो प्रीवियस ईयर 2017-18 आएगा, क्योंकि 1 अप्रैल 17 से लेकर और 31 मार्च 18 तक का पीरियड जो है 17-18 ही कहलाएगा। तो यहाँ पर ये हाउस आपका कंप्लीट होता है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 31
मार्च 2017 तक का आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर आप पीरियड लेंगे तो वो कहलाएगा आपका 9 मंथ। तो 9 मंथ का जो है वो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है इस क्वेश्चन के लिए माना जाएगा। तो मेरे ख्याल से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, हम इसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करें। तो पहला जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है, फर्स्ट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज क्यूमुलेट फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ द लोन फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन अप टू 31st March immediately prior to the year in which the construction of house is completed or the date of payment of loan। ये वही बात है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करने वाली, यानी कि जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो भी हमने पीछे कैलकुलेट किए थे जिसमें 9 मंथ, 26 मंथ या 14 मंथ जो आ रहे थे, तो उस टाइमिंग में जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट किया गया है उस इंटरेस्ट को हम क्यूमुलेट कर लेते हैं, यानी कि इकट्ठा कर लेते हैं। चाहे वो कितने टाइम के लिए हो, चाहे वो 2 साल के लिए हो, 2.5 साल के लिए हो या 3 साल के लिए हो, कितने भी टाइमिंग के लिए हो, वो सारा का सारा इंटरेस्ट हम क्यूमुलेट कर लेते हैं। उसके बाद हम उसका 1/5 करते हैं, ठीक है। 1/5 करके हम 5 ईयर्स तक हम उसकी डिडक्शन देते हैं। तो स्टार्टिंग कब से होता है, जिस पर्टिकुलरली प्रीवियस ईयर में उस हाउस का कंस्ट्रक्शन या परचेज जो है वो कंप्लीट होता है, उस साल से हम स्टार्ट करके 5 ईयर्स तक हम इसकी डिडक्शन देते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं। मिस्टर ए ने एक लोन लिया है 5 लाख रुपीस का 10% पर एनम के हिसाब से, ठीक है ना। कब लिया है, 1 अप्रैल 2011 को। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है वो कंप्लीट हुआ 31 जुलाई 2015 को, ठीक है। फ्रॉम दिस डेट लोन हैज बीन नथिंग पेड, मतलब लोन में से कोई अमाउंट पेमेंट नहीं की गई है। कंप्यूट व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी अलाउड फॉर द डिडक्शन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम 2 टाइप के इंटरेस्ट की डिडक्शन देते हैं, एक तो प्रीवियस ईयर में जितना इंटरेस्ट पेमेंट किया और एक प्री कंस्ट्रक्शन के। तो 5 लाख रुपीस का लोन था, कोई भी अमाउंट पेमेंट नहीं की है, तो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट जो है वो 50,000 रुपीज हो जाएगा। 5 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 10% 50,000 रुपये ये हो जाएगा। ये चीज क्लियर होगी। अब सेकंड स्टेप आता है कि जो हाउस है वो कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ है, कौन से प्रीवियस ईयर में, बताइए। देखो आप खुद से चेक करके देखो, ठीक है ना। तो अगर यदि हम देखते हैं तो 2015-16 में ये हाउस जो है वो कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट होता है, मतलब उसको हम मान लेंगे 1 अप्रैल 2015-16। तो इससे पहले वाला ईयर का हमने 31 मार्च लेना है, इससे पहले वाला ईयर का 31 मार्च लेंगे, तो मतलब 31 मार्च 2015 तक का हम टाइम लेंगे। क्लियर हो गया ना, क्योंकि 1 अप्रैल स्टार्ट होते ही आपका नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा, ठीक है, जो कि 15-16 था, तो ये वाला 14-15 है। तो इसका 31 मार्च तक का हम डेट अगर यदि कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका 4 ईयर आता है। क्लियर होगी बात, ये 4 ईयर्स जो है वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आएगा। तो हमने अब इसमें क्या करना है कि 4 ईयर का 50,000 पर ईयर का इंटरेस्ट है, तो 4 ईयर में कितना हो गया, 2 लाख रुपीस। देखो अब हमने कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2015 तक ये 4 साल बनते हैं। 4 साल का इंटरेस्ट जो है वो 2 लाख रुपीस बनता है, ठीक है ना। 2 लाख को हमने 1/5 किया, 40,000 आया। अब जिस साल हाउस कंप्लीट हुआ 2015-16 में ये कंप्लीट हुआ है, तो 2015-16 से हर साल 40,000 रुपीज के आप डिडक्शन उसको अलाउड कर देंगे। तो ये प्रीवियस ईयर है, आप कभी भी असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो अगर यदि प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, जिस साल के लिए जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं, और असेसमेंट ईयर का मतलब ये होता है कि जिस साल हम उसके टैक्स को असेस करते हैं। तो अगर यदि मैं आपको बोल रहा हूँ असेसमेंट ईयर 2020-21, तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2019-20, ये हो गया प्रीवियस ईयर और ये हो गया असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर 19-20 या असेसमेंट ईयर 2021 बोलो, एक ही बात होगी, ठीक है ना। तो अब हमने देखना है कि ये जो 5 जो हमने इंस्टॉलमेंट बनाई है इसमें हमारा वो पर्टिकुलर ईयर आ रहा है या नहीं आ रहा है।
तो हमने प्रीवियस ईयर लेना है 2019-20 का, तो 2019-20 यहाँ पर आता है। आपने इससे पीछे वाले इंटरेस्ट का कुछ नहीं करना आपने, क्योंकि ये जितने भी इंटरेस्ट हैं ये पहले वाले सालों में अलाउड हो चुके हैं। नहीं आपको मान लीजिए अगर ये 16-17 में हाउस बनता तो यहाँ पर आगे 2021 भी आ जाता, 2020-21 भी आ जाता, तो उसका भी आपको कुछ नहीं करना होता, क्योंकि वो आपको नेक्स्ट ईयर में डिडक्शंस के रूप में अलाउड हो जाएगा। हमने सिर्फ ये चेक करना होता है कि जो हमने 5 इंस्टॉलमेंट दी है उन 5 इंस्टॉलमेंट में हमारा 2019-20 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमने उसकी डिडक्शन देनी है। अगर यदि नहीं आ रहा, मान लो ये हाउस 2014-15 में कंप्लीट होता तो आपकी 5 की 5 इंस्टॉलमेंट जो है 2018-19 में आपकी कंप्लीट हो जाती, तो यहाँ पर उसको कोई इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती इस पर्टिकुलर ईयर के लिए। ठीक है, तो अगर हम टोटल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देखते हैं तो 50,000 तो करंट ईयर का और 40,000 1/5 का, तो टोटल जो है 90,000 रुपीज़ की उसको इंटरेस्ट की जो है वो डिडक्शन मिल जाएगी। मेरे ख्याल से आपको ये सारी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब एक बारी फॉर्मेट चेक कर लेते हैं, हमने जो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है उसके लिए कैसे कैलकुलेशन करनी है। ये वाले पॉइंट हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। आप पहले वाली जो 2 पार्ट्स हैं वो जरूर देख लेना, जिससे आपको ये सारे की सारी क्लियरिटी हो जाए। तो सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर और अनरियलाइज रेंट डिडक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एनुअल वैल्यू आती है। एनुअल वैल्यू में हम डिडक्शन देते हैं, कब कौन कौन सी स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू जो आज हमने स्टडी किया है, एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो जो पर्टिकुलर ईयर जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में जितना पेमेंट किया वो तो फुल आ जाएगा, और जो प्रायर के ईयर का है वो 1/5 में आ जाएगा। तो ये टोटल करके हम लेस कर देंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा सारा का सारा चीज़ें। अगर यदि कोई भी डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जो है अपने डाउट लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू। आपको वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ लाइक कर देना अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो, एंड शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।